नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जैसा कि आपको पता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यानी कि आईएएस, बीसीएस और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं, उन सभी को मैं आपके बीच में डिस्कशन करता हूँ, जिससे आप अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल कर सकें। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आप द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है दोस्तों, जिसका सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से जुड़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप खुद देखेंगे कि आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिससे आप लक्ष्य को हासिल कर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का जो विषय है वो है थियोसॉफी, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आप कह सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। थियोसॉफी क्या है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। उससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, जो मेंबर थे, उनको भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं थियोसॉफी क्या है। पहले दोस्तों शब्द थियोसॉफी की बात करें तो एक ग्रीक शब्द है, थियोसोफिया से लिया गया है, जिसका जो अर्थ शताब्दिक अर्थ होता है ईश्वर की बुद्धि। बात समझ में आई दोस्तों। जो थियोसॉफी शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है और कहाँ से लिया गया? थियोसोफिया से लिया गया है, जिसका शताब्दिक अर्थ क्या होता है? ईश्वर की बुद्धि। यदि अंधविश्वासों और अन्योन्याश्रित बातों को हटा दिया जाए, यानी कि अंधविश्वासित बातों को हटा दिया जाए, तो थियोसॉफी सभी धर्मों का अंतर्निहित ज्ञान है, यानी कि सभी धर्मों का मिला जुला हुआ क्या है? ज्ञान है। बात समझ में? यदि अंधविश्वासों और अंधविश्वासित बातों को अगर हम हटा देते हैं तो थियोसॉफी क्या है? सभी धर्मों का क्या है? अंतर्निहित ज्ञान है, सभी धर्मों को मिला करके बनाया गया हुआ ज्ञान है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगर थियोसॉफी की बात करें तो यह एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करता है जो जीवन को समझने योग्य बनाता है, यानी थियोसॉफी एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन को समझने के लायक बनाता है और यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड निष्पक्षता और करुणा से प्रेरित है, यानी कि जो ब्रह्मांड है वो निष्पक्ष है, यानी कि सभी के लिए बराबर है और करुणा से प्रेरित है। बाहरी घटनाओं पर निर्भर हुए बिना उनकी शिक्षाएं मानव के छिपे हुए दिव्य सार की खोज की ओर ले जाती है। बात समझ में? जो बाहरी घटनाएं हैं अगर उस पर निर्भर ना हुआ जाए तो भी उनकी जो शिक्षाएं हैं वो मानव के छिपे हुए दिव्य सार की खोज की ओर लेके जाती है, यानी कि मानव के अंदर जो दिव्य छुपा हुआ है, जो तेज छुपा हुआ है, जो ज्ञान छुपा हुआ है, उसकी खोज की ओर ले जाती है। चलिए आगे चलते हैं। पहले दोस्तों मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट ने क्या किया था कि 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट ने की थी। कब की थी? तो 1875 में की थी दोस्तों। बस में दोस्तों आगे देखते हैं। इस दर्शन ने 1879 में भारतीय समुदाय और सभ्यता में अपनी पकड़ बनाई, यानी कि ये जो दर्शन था उसने क्या किया कि 1879 में भारतीय समुदाय और सभ्यता में क्या की? अपनी पकड़ मजबूत बनाई। सोसाइटी का जो मुख्यालय था वो 1882 में भारत के मद्रास के पास अड्यार में स्थापित किया गया था। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो 1875 में हुई थी, पर उसका जो मुख्यालय बना था वो कब बना था? 1882 में बना था। कहाँ बना था? भारत के मद्रास में, जिसको अब चेन्नई के नाम से जानते हैं। वहाँ के पास में एक अड्यार पड़ता है, वहाँ पे स्थापित किया गया था। भारत में एनी बेसेंट ने क्या किया था कि इस प्रवृत्ति को लोकप्रिय बनाया था। बात समझ में आई? एनी बेसेंट ने इस प्रवृत्ति को बहुत लोकप्रिय बनाया था। उनकी सदस्यता सोसाइटी की सबसे मूल्यवान संपत्ति साबित हुई। यानी एनी बेसेंट क्या थी कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, तो उनकी सदस्यता के जो थी वो बहुत मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। थियोसॉफी एक ऐसा दर्शन था जो रहस्यवाद, अध्यात्मवाद को तत्व मीमांसा, बात समझ में आई, बौद्ध और
हिंदू विचारों भरी प्रभावों के साथ जोड़ता था। बात समझ में? ये थियोसॉफी जो क्या था, एक इस प्रकार का दर्शन था कि वो रहस्यवाद और अध्यात्मवाद को, ठीक है, तत्व मीमांसा यानी बौद्ध और हिंदू विचारों से भारी प्रभावों के साथ जोड़ता था। आगे देखते हैं। पहले दोस्तों, सोसाइटी को एक भाईचारे के रूप में डिजाइन किया गया था जो एकता को बढ़ावा देता था। यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी को एक भाईचारे के रूप में स्थापित किया गया था, एक भाईचारे के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसके वजह से उसका क्या था कि एकता को बढ़ावा देता था। वो क्या देता था? एकता को बढ़ावा देता था। सोसाइटी का जो उद्देश्य था वो दुनिया को पृथ्वी पर विश्व शिक्षक के आगमन के लिए तैयार करना भी था। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो उद्देश्य था वो दुनिया को पृथ्वी पर विश्व शिक्षक के आगमन के लिए तैयार करना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में थियोसॉफी को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। बात समझ में आई? जो थियोसॉफी था उसको बढ़ावा देने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं। अब देखेंगे पहले दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य क्या थे। तो पहला क्या था दोस्तों कि सार्वभौमिक भाईचारा स्थापित करने के लिए भेदभाव को समाप्त करना, यानी कि आपस में भाईचारा इस तरह से स्थापित हो कि आपस में जो भेदभाव थे वो समाप्त हो सके। दूसरा क्या था कि धर्म, दर्शन और विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करना, यानी कि जो धर्म थे, जो दर्शन थे, जो विज्ञान था, उसका तुलनात्मक यानी आपस में तुलना करके क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। तीसरा क्या है प्यारे दोस्तों? प्रकृति के छिपे हुए पहलुओं के साथ साथ मनुष्यों के भीतर छिपी शक्ति को भी देखना था। यानी जो प्रकृति में छिपे हुए पहलू थे उनको तो देखना ही था, लेकिन साथ ही साथ मनुष्य के भीतर जो शक्ति छिपी हुई थी उसको भी देखना था कि जो मनुष्य है क्या, कौन सी शक्ति की वजह से कौन सा कार्य कर सकता है। आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो मनुष्यों के बीच ब्रह्मांड के अंतर्निहित नियमों का ज्ञान प्रसारित करना, यानी मनुष्यों के बीच क्या करना था? ब्रह्मांड के जो नियम थे उसके ज्ञान को क्या करना था? बताना था, फैलाना था। यह सभी विद्यमान वस्तुओं को अनिवार्य, यानी जो वस्तुएं मौजूद हैं उन वस्तुओं की अनिवार्य एकता के बारे में जागरूकता फैलाना तथा यह प्रदर्शित करना कि यह एकता मूल प्रकृति की है, तथा यह प्रदर्शित करना था कि जो एकता है, जो यूनिटी है, वो एक मूल प्रकृति की है। अगला क्या है प्यारे दोस्तों? प्राचीन और आधुनिक दोनों धर्म, विज्ञान और दर्शन का अध्ययन करना था। मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं की जांच करना था। क्या करना था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो उद्देश्य था प्यारे दोस्तों कि मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं की जांच करना, कि मनुष्य के जन्म के अंदर जो पैदाइशी जो क्षमता होती है उसकी जांच करना। आगे चलते हैं। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पृष्ठभूमि। प्यारे दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय अनुभाग थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक घटक भाग है। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो भारतीय अनुभाग है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक घटक है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 3 अप्रैल 1905 को ब्रिटिश भारत के कानूनों के तहत की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह अड्यार, मद्रास और भारत में है। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों। एक जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1879 में की गई थी। पर थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 3 अप्रैल 1905 में की गई थी। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय अनुभाग की स्थापना 17 नवंबर 1890 में हुई या जनवरी 1891 से प्रभावित हुआ। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो भारतीय अनुभाग थे उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 17 नवंबर 1890 को की गई थी और यह प्रभावी कब हुआ था? लागू हुआ था 1 जनवरी 1891 में। आगे है 31 अगस्त 1903 को थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय भाग पंजीकृत किया गया था। ऐसे समझें कि अगर स्थापना तो 1890 में हुई पर पंजीकृत कब किया गया था? तो 1903 में किया गया था। और इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो भारतीय अनुभाग था इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? वाराणसी में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो भारतीय अनुभाग है उसको पंजीकृत कब किया गया था? तो 31 अगस्त 1903 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाराणसी है। आगे चलते हैं। नेशनल सोसाइटी फॉर इंडिया अपने अधिकार क्षेत्र में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। बात समझाए दोस्तों? नेशनल सोसाइटी फॉर इंडिया
यानी इसी की बात की गई है। क्षेत्र में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार था, यानी वही पूरा करता था। आगे प्यारे दोस्तों हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की विशेषताएं। प्यारे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर तरह के प्रश्न अवेलेबल हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके बीच में लेकर आता है। अगर बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, यूपीपीएससी की तैयारी करो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप बैंक की भी एटलीस्ट तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की विशेषता क्या है। प्यारे दोस्तों एनी बेसेंट ने भारत में इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को लोकप्रिय किसने बनाया? इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था भारत में एनी बेसेंट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हासिल किया था। आगे चलते हैं। 1898 की बात है कि वाराणसी में खोला गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज इस दिशा में इसका सबसे सफल प्रयास था। यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहाँ खोला गया था? बनारस में। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों कॉलेज की? तो 1898 में। आगे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सभी पाश्चात्य धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन की वकालत की थी, लेकिन इसने प्राचीन हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे गहरा आध्यात्मिक धर्म बताया। जो हिंदू धर्म को क्या बताया था? सबसे आध्यात्मिक धर्म बताया था। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों थियोसॉफी हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन का पालन करती थी। यानी थियोसॉफी जो थी वो हिंदू धर्म के दर्शन का पालन करती थी, जिसमें कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत शामिल थे। थियोसॉफिकल की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो मान्यताएं थी धर्म, दर्शन और गुप्त विद्या का एक अजीब मिश्रण थी। किसका मिश्रण थी? धर्म, दर्शन और गुप्त विद्या का। आगे चलते हैं। इसने नस्ल, पंथ, लिंग, जाति या रंग की परवाह किए बिना सार्वभौमिक भाईचारे की वकालत की। किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। आगे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें दोस्तों तो इसने प्रकृति के स्पष्ट नियमों के साथ साथ मनुष्य में निष्क्रिय शक्तियों की भी जांच करने का प्रयास किया। यानी कि व्यक्तियों में जो निष्क्रिय जो पैसिव, बात समझ में आई, जो पावर है उसको भी जानने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। दोस्तों जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो आंदोलन था उसका उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान के माध्यम से हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना था। आगे क्या है? इस आंदोलन ने क्या किया था कि हिंदू धर्म के प्राचीन सिद्धांतों और दर्शन को पुनर्जीवित और मजबूत किया था। यानी इस आंदोलन ने हिंदू धर्म के जो प्राचीन सिद्धांत थे और जो दर्शन को क्या किया था? पुनर्जीवित किया था और मजबूत किया था। आगे चलते हैं। यह इतना विश्वव्यापी था कि इसमें सभी धर्मों और पूजा पद्धतियों को स्वीकार किया था। किसने? थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित की। आगे चलते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रवचन के अलावा सोसाइटी की साहित्यिक और शोध गतिविधियों ने क्या किया था कि हिंदू जागृति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे चलते हैं। सोसाइटी की बात करें दोस्तों तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सुधारों को भी प्रोत्साहित किया और उन्हें लागू करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था, जो भारत का अनुभाग जो था उसने किया था, सुधारों को प्रोत्साहित किया और लागू करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार किया। अब देखते हैं भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका क्या थी। आगे पाए दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक रूसी महिला मैडम एपीजी वालस्की और पूर्व अंग्रेजी सेना अधिकारी कर्नल एचएन आलकाट द्वारा की गई थी। ये भूमिका की बात की जा रही है। हालांकि उन्होंने भारत को थियोसॉफिकल आंदोलन के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में देखा था। 1886 में उन्हीं की प्रेरणा से मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया कि भारत में आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विशेषताएं इसमें समाहित मिलीजुली थी। उस दर्शन का प्राथमिक लक्ष्य ईश्वरत्व को प्राप्त करना, यानी ईश्वर को प्राप्त करना था, ज्ञान प्राप्त करना था। यह पश्चिमी और बहुत प्राचीन अवधारणा थी। आगे चलते हैं। हिंदू उपनिषदों को थियोसोफिस्टों ने परम सत्य और दिव्यता की प्राप्ति के लिए ज्ञान का भंडार माना था। किसने? थियोसोफिस्टों ने। आगे चलते हैं। इस अवधारणा ने क्या किया कि विचारशील मस्तिष्क की रुचि को उत्तेजित कर दिया। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों एनी बेसेंट की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार भारत की जो आवश्यकताएं हैं वो अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय भावना का विकास, भारतीय आदर्शों पर आधारित शिक्षा तथा पश्चिमी विचारों और संस्कृति से समृद्ध किंतु प्रभावित ना होने की है।
यानी इसकी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, भारत की आवश्यकताएं, वो क्या है, प्रभावित ना होने वाली है। आगे चलते हैं। इस सोसाइटी ने क्या किया कि हिंदू धार्मिक विचारों पर शोध किया, हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया, प्रकाशन भी किया और भारत के बौद्धिक जागरण में भी योगदान दिया। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू आध्यात्मिक सिद्धांतों की महानता को स्थापित किया था और शिक्षित भारतीय युवकों में या युवाओं में, बात समझ में आई दोस्तों, युवाओं में क्या किया था कि राष्ट्रीय गौरव की भावना को पैदा किया था, जिससे राष्ट्रवाद की आधुनिक अवधारणा को जन्म मिला। जिससे राष्ट्रवाद की आधुनिक अवधारणा क्या हुई, पैदा हुई। अब देखते हैं एनी बेसेंट की भूमिका के बारे में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, एनी बेसेंट की भूमिका थी। आगे चल 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में शामिल की गई थी। वह वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं में दृढ़ विश्वास रखती थी। आगे चलते हैं। उन्होंने क्या पाया कि भारत की धरती मुक्तिदायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए उन्होंने इस राष्ट्र को अपना लिया था और इसे अपनी स्थायी घर भी बना लिया था और यहीं वो रहने भी लगी थी। आगे चलते हैं। वह उस समय भारतीय समाज में बुराइयां फैली हुई थी, जैसे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, अस्वीकार्यता की मुखर विरोधी थी। बस समझ में आई। मुखर विरोधी का मतलब कट्टर विरोधी थी। आगे चलते हैं। बाद में क्या किया कि एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफी के प्रचार प्रसार का कार्य समाज के संस्थापक से भी अधिक उत्साह से किया। यानी एनी बेसेंट ने कहा कि जो थियोसॉफी के जो प्रचार प्रसार था, उसके कार्य जो थे, उसको समाज के संस्थापक से भी अधिक उत्साह से किया था। आगे चलते हैं। पहले दोस्तों, वह भारतीय विचार और संस्कृति में परंपरागत थी। उनका दृष्टिकोण वेदांतिक था, जैसा कि भगवद गीता के उनके शानदार अनुवाद से स्पष्ट होता है कि वो क्या थी दोस्तों, परंपरागत संस्कृति में। आगे चलते हैं। उनका जो प्राथमिक ध्यान था वो आध्यात्मिकता के बजाय रहस्यवाद पर था। उन्होंने पदार्थ और मन के बीच संबंध की खोज की थी। किस पे खोज की थी? पदार्थ और मन के बीच। वह धीरे धीरे हिंदू बन गई, न केवल अपने विश्वासों में बल्कि अपने कपड़ों, भोजन, संगति और सामाजिक शिष्टाचार में भी वो क्या हो गई, हिंदुत्व को उन्हें अपना लिया था। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, उनके नेतृत्व में यह एक हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन बन गया। यानी कि जो आंदोलन था वो एक हिंदू पुनरुत्थान यानी कि हिंदू के उत्थान के लिए बन गया। 1898 में बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय दोनों पढ़ाए जाते थे। क्या पढ़ाए जाते थे? हिंदू धर्म भी पढ़ाया जाता था और पश्चिमी वैज्ञानिक दोनों ज्ञान भी पढ़ाए जाते थे। आगे चलते हैं। तो 1916 में इस कॉलेज ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। माफ़ कीजिएगा, 1916 में हुई थी इसकी स्थापना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने की स्थापना की नींव किसने रखी थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज ने। ठीक है, कब? 1916 में। आगे चलते हैं। उन्होंने महिला शिक्षा, किसने? एनी बेसेंट ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किस आंदोलन की तर्ज पर किया था? दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आयरिश होम रूल आंदोलन के तर्ज पर इसको स्थापित किया था। दोस्तों, अगर बात की जाए तो एनी बेसेंट ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर होम रूल लीग की स्थापना भी की थी। बस हमारे दोस्तों, तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।